Hello student, welcome back to the another session of the lesson तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं। तो हमने मतलब इस लेसन में प्रीवियस जो सेशन है उसमें व्यापार के बारे में क्या था, तृतीयक क्रियाएं क्या होती है, जितनी भी हमारी सर्विस सेक्टर है या सेवाएं है वो किस में आ जाती है, तृतीयक क्रियाएं में आ जाती है। हमने व्यापार के बारे में किया था। अभी तृतीयक क्रियाओं में हमारा नेक्स्ट आ जाता है परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। देखो परिवहन इज ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण हमारी क्या है, तृतीयक क्रिया है जो बहुत ही बड़े लेवल पर बढ़ गई है। अभी देखो परिवहन का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी यात्रा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, आते जाते रहते हैं, या वस्तुओं का भी मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता है, और इसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स का भी होता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। मतलब जब हम यात्रा कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। अभी परिवहन जो है वैसे देखा जाए तो ये चार टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्थलीय, ठीक है, जिसे हम रोडवेज कहते हैं या लैंडवेज कह दो। मतलब ऐसे परिवहन जो किस पे चलते हैं, हमारी भूमि के ऊपर चलते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्थलीय परिवहन कहेंगे। तो इसमें स्थलीय परिवहन में हमारा रोडवेज भी आ जाता है, दूसरा हमारा आ जाता है रेलवे, ठीक है ना। रेलवे, रोडवेज जिन जो व्हीकल्स रोड के ऊपर चलते हैं, जिनके लिए हमें सड़कों का निर्माण करना पड़ता है, तो वो हो गए रोडवेज। और रेलवेज वो परिवहन होते हैं जिनके लिए हमें रेल पटरियां बनानी पड़ती है, तो वो हो गया हमारा रेलवेज। तो रोडवेज और रेलवेज हमारे क्या है, परिवहन के वो है, साधन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो परिवहन का साधन आ गया वो है जल, ठीक है, वाटरवेज। देखो वाटरवेज, वाटर जो है जल की सहायता से भी क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। जल की सहायता से एक तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारा क्या होता है, इसमें देखो हम नाव वगैरह का यूज करते हैं, शिप वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब एक तो होता है हमारा, मतलब हमारे ही देश के अंदर हो गया है, ठीक है ना, हमारा राष्ट्रीय परिवहन हो गया, यहाँ पे राष्ट्रीय जल परिवहन हो गया। एक जो है हम दूसरे देशों के साथ जब जल के द्वारा व्यापार करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, इंटरनेशनल वाटरवेज कहेंगे। तो एक इसमें हमारा हो गया विद इन अ कंट्री, ठीक है ना, नेशनल, और दूसरा हमारा क्या गया, इंटरनेशनल, जिसे हम ओशनिक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम समुद्र वगैरह का यूज करके दूसरे देशों के साथ क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। इसे हम इंटरनल भी कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे कंट्री के अंदर है, एक ही बाउंड्री के अंदर जब हम परिवहन करते हैं। इसके बाद जो है हमारा तीसरा है वो कौन सा आ जाता है, एयरवेज, वायु। मतलब इसमें देखो, इसमें हमने भूमि का यूज किया है, स्थल का यूज किया है परिवहन करने के लिए, इसमें हमने जल का यूज किया है, इसमें हमने किसका यूज किया है, वायु का यूज किया है। मतलब जितने भी एरोप्लेन्स है, हेलीकॉप्टर्स है, तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, वायु परिवहन के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एयरवेज। क्या कहेंगे हम इसे, एयरवेज कहेंगे। तो एयरवेज भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं राष्ट्रीय और एक होते हैं इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय है इसे हम डोमेस्टिक भी कहते हैं, घरेलू, ठीक है ना, घरेलू वायु परिवहन हो गया, और एक अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, परिवहन की सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह जो है अपने जो वस्तुएं हैं उसको भी पहुंचाते हैं, और हम स्वयं भी क्या करते हैं, यात्रा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अभी देखो जैसे जैसे परिवहन विकसित होता गया है उसी तरह से मतलब हमारा जो परिवहन है उसमें बहुत ज्यादा सुधार होता चला गया है। अभी आगे हम इसी परिवहन की बात करेंगे। देखो जैसे जैसे परिवहन जो है वो बहुत ज्यादा विकसित हो गया है,
ठीक है, जब एक कस्बे से दूसरा कस्बा जुड़ जाता है, दूसरे से तीसरा जुड़ जाता है, तो इस तरह से जब परिवहन विकसित होता है तो उससे क्या बनता है, जाल तंत्र बनता है। अभी क्या होता है जाल तंत्र, मतलब परिवहनों का विकसित होना ही जाल तंत्र कहलाता है। मतलब जब हम एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जुड़ जाते हैं, तो एक सड़क दूसरे सड़क से जुड़ जाती है, वो तीसरी से जुड़ जाती है, और इनको जोड़ने वाला कौन होता है, जाल तंत्र का मतलब क्या होता है, तंत्र और योजक। मतलब कोई भी सड़क को किसी भी योजक के साथ जोड़ा जाता है, तब हम उसे क्या कहेंगे, जाल तंत्र कहेंगे। अभी जिस तरह से ये जाल तंत्र बढ़ता चला जाता है, तो वो क्या बन जाता है, नोड बन जाता है। इंपॉर्टेंट है कि नोड क्या होता है, ठीक है ना। नोड क्या होता है, नोड का मतलब होता है एक बड़ा कस्बा, ठीक है, एक बड़ा कस्बा जो क्या कर रहा है, जो दूसरे नगरों या कस्बों को जोड़ता है, ठीक है ना। नोड को हम क्या कहेंगे, योजक भी कहेंगे, और योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। मतलब एक ऐसा बड़ा कस्बा जो दूसरे कस्बों को जोड़ता है। देखो मान लो ये कस्बा है, इससे जाल तंत्र निकल रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, बट ये क्या कर रहा है, दूसरे कस्बे को जोड़ रहा है, क्लियर। ये क्या कर रहा है, तीसरे कस्बे को जोड़ रहा है, तो ये हम क्या कहेंगे, इसे नोड कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, नोड कहेंगे। तो ये था हमारा परिवहन। देखो परिवहन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन समय में हम अपनी यात्रा कैसे करते थे, पहले बहुत ज्यादा प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे लोग जो है पैदल यात्रा करते थे। धीरे धीरे पहिए के आविष्कार के कारण ऊंट गाड़ी है या बैलगाड़ी है, इन चीजों का यूज करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। अभी धीरे धीरे जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी में, तकनीक में सुधार होता चला गया, तो परिवहन के संसाधनों में भी बहुत ज्यादा सुधार हो गया है। अभी परिवहन ने हमें हर एक गांव, देखो जो सड़कें हैं भारत की, अगर हम सड़कों की बात करते हैं, रोड्स की बात करते हैं, तो रोड नेटवर्क हमारा भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है। मतलब पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये 4th नंबर पे आता है। अभी परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, वो करेंगे। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, देखो परिवहन को किन कारकों ने प्रभावित किया है, किन कारकों के कारण हमारा जो परिवहन है वो इतना विस्तृत है, इतने बड़े पैमाने पर विकसित हो चुका है। तो परिवहन को सबसे पहले कौन सी कारक ने प्रभावित किया है, मांग, ठीक है ना। परिवहन की धीरे धीरे मांग क्या हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई है, जिसके कारण परिवहन में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा सुधार किया गया और परिवहन बड़े पैमाने पर बढ़ता चला गया। दूसरा इसका जो कारक है वो है जनसंख्या। देखो जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्धि होती गई, तो जनसंख्या में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, परिवहन की जरूरत पड़ी। जिस तरह से जनसंख्या का आकार जो है वो बढ़ता चला गया, उसी तरह से परिवहन की मांग बढ़ती चली गई, और जैसे ही परिवहन की मांग बढ़ती चली गई तो परिवहन जो है उसकी तकनीक में बहुत ज्यादा सुधार आया है और परिवहन को बहुत ही बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया है। तो ये तो हमारा था परिवहन। देखो हमारा व्यापार हो गया है तृतीय क्रियाओं में, दूसरा हमारा हो गया है परिवहन, तीसरा हमारा क्या आ जाता है, संचार। संचार का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। जब हम एक बड़े पैमाने पर क्या कर रहे, कम्युनिकेट कर रहे, तो हम उसे क्या कहेंगे, संचार कहेंगे। मतलब संचार में क्या होता है, हमारे विचार जो है उनका आदान प्रदान किया जाता है बहुत ही बड़े लेवल पे।
जो संचार होता है वो क्या होता है, या तो एक या दो लोगों के बीच में भी हो सकता है और दो से ज्यादा लोगों के बीच में भी हो सकता है। संचार जो है वो व्यक्तिगत भी होता है, मतलब जब हम अपनी सूचना है, अपने विचार है, ठीक है, जब हम उसको आपस में एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो उन्हीं चीजों को हम क्या कहेंगे, संचार कहेंगे। तो संचार जो है वो व्यक्तिगत भी होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा हो गया मास कम्युनिकेशन, जो बहुत ही बड़े लेवल पे होता है। व्यक्तिगत का मतलब क्या है, सिर्फ दो लोगों के बीच में, जब दो लोगों के बीच में संचार हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संचार कहेंगे। अभी देखो दो लोगों के बीच में मतलब हम मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं, मतलब हमारा क्या है, यहाँ पे एक पर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो जब ये पर्सनल कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है तो हम क्या करते हैं, अपने विचार बस दो लोगों के बीच में ही बांटते हैं। जैसे कि जितने भी लेटर्स वगैरह है या जितनी भी मेल वगैरह है या जो भी हमारे मोबाइल फोन से मैसेजेस है, जब हम दो ही लोगों के बीच में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे व्यक्तिगत संचार। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जब एक, दो या दो से ज्यादा, दो से अधिक, ठीक है ना, जब संचार दो से अधिक लोगों के बीच में हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, मास कम्युनिकेशन कहेंगे। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है दूरसंचार, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या आ जाता है, देखो टीवी है, ठीक है ना, टीवी एक संचार का साधन है। हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी ये थोड़ी है कि मैं अकेली बैठ के देख रही हूँ, मेरे साथ में मेरी पूरी फैमिली भी देख रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, मास कम्युनिकेशन कहेंगे, संचार कहेंगे। मतलब वहां पे कोई पर्सनल संचार नहीं होता है, कोई व्यक्तिगत बातें नहीं होती है, वो मतलब बातें क्या होती है, बड़े पैमाने पर होती है। अभी ये देखो संचार के कौन कौन से साधन है, संचार के साधनों की अगर हम बात करते हैं, टीवी है, रेडियो है, ठीक है, टीवी हो गया, टेलीविजन है, रेडियो है, फिर हमारे जो है मोबाइल फोन्स है, ठीक है, हमारे जो लेटर है, जो पुराने हम संचार की बात करें, एंशिएंट टाइम में चिट्ठियां वगैरह होती थी, है ना, लेटर है, टेलीग्राम है, फैक्स वगैरह का हम यूज करते हैं, मेल है, तो ये सारे क्या है, संचार के साधन है। अभी धीरे धीरे क्या होता गया कि हमारा जो ये दूरसंचार है, दूरसंचार मतलब ऐसा संचार जो रिमोट एरिया है, ठीक है, वहां तक भी पहुंच जाता है। जो हमारा दूरसंचार है वो बढ़ता चला गया है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा दूरसंचार में क्या आ गई है, उन्नत क्रांति हुई है। क्रांति, अभी क्रांति का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज है वो बड़े पैमाने पर एकदम से होती है तो हम उसे क्या कहेंगे, क्रांति कहेंगे। जैसे कि आपने औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा था कि एकदम से उद्योगों की स्थापना क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बढ़ गई थी। तो उसी तरह से दूरसंचार के साधनों का बढ़ना, उसे हम क्या कहेंगे, उन्नत दूरसंचार उन्नत क्रांति कहेंगे। अभी यहाँ पे क्या हो गया उन्नत, पहले क्या होता था कि जो संचार है, हम लेटर्स वगैरह लिखते थे, वो 10 दिन में 15 दिन में, मतलब आगे पहुंचने में उसे बहुत ज्यादा टाइम लगता था। मतलब अभी धीरे धीरे इसमें क्रांति आने के कारण क्या हो गया है, महीनों का समय धीरे धीरे सप्ताह में बदल गया, सप्ताह से मिनट में आ गए और मिनट से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ गए। मतलब एक सेकंड के भी कुछ ही पल में क्या हो जाते हैं, हम अपने विचारों को दुनिया भर में जो है स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो संचार है वो इतना उन्नत हो गया और इसका पीछे किसका कारण है, इंटरनेट का, ठीक है ना। इंटरनेट ने संचार में क्या ला दी है, क्रांति ला दी है, ठीक है। इंटरनेट के कारण हमारे संचार में बहुत क्रांति आ गई है। अभी देखो सारा जो हमारा कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका है। तो ये हो गया हमारा संचार। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है पर्यटन। देखो पर्यटन, टूरिज्म, पर्यटक, ठीक है ना। जब भी हम कभी किसी जगह पे घूमने के लिए जाते हैं, उस वस्तु को देखने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे, पर्यटन कहेंगे।
पर्यटन। पर्यटन का मतलब क्या है? यात्रा करना, ठीक है ना। और ये यात्रा हम क्यों करते हैं? जब हमारे पास खाली टाइम है, ठीक है, मतलब हमारी छुट्टियां है तो हम सोच लेते हैं छुट्टियों में कहीं घूमने चलते हैं, कुछ जो चीज़ें हैं उनको हम देख के आए, ठीक है ना। हमारी जो कई बार हम सोचते हैं कि हमें बहुत शांति चाहिए तो हम ऐसे घूमने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो पर्यटन जो है वो हम किस पर्पज से करते हैं? यात्रा के पर्पज से करते हैं। कहीं भी अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? पर्यटन कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, टूरिज्म, ठीक है। ये जो हमारा टूरिज्म है ये एक सनराइज इंडस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर हमारा टूरिज्म को हम अच्छे तरीके से अगर हम बढ़ाते हैं तो ये लगभग बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार या इसमें से दिया जाता है और पर्यटन के कारण हमारी जो आर्थिक स्थिति है देश की उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार आता है। अब ये देखो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? सबसे पहला कारक है मांग। देखो धीरे धीरे लोगों की क्या हो गई है? मांग बढ़ती गई है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती गई है, सारी चीजों में सुधार आता गया है, हमारे जीवन में सुधार आना, हमारी जो कंडीशन है, हमारा लाइफस्टाइल है उसमें सुधार आने के कारण किसकी मांग बढ़ गई है? पर्यटन की मांग जो है वो बढ़ गई है। हमारे पास फुर्सत है तो हम सोचते फुर्सत का टाइम है, खाली टाइम है, या हमारे पास 1-1.5 महीने की छुट्टी होती है तो हम क्या सोचते कि कहीं ना कहीं घूमने चले। अभी देखो हमारे अगर गर्मियों की छुट्टियां होती है तो हम क्या सोचते हैं कि हम कहाँ पे जाएंगे? जो हमारे नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे घूमने जाएंगे या पहाड़ों में घूमने जाएंगे, ठीक है ना, लेह लद्दाख जाएंगे, तो हम यही सोचते हैं। तो परिवहन की मांग क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमारे जो जीवन स्तर है उसमें सुधार आया है, हमारे पास क्या है? फुर्सत का टाइम भी है, ठीक है। तो इसलिए परिवहन को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या है? उसकी मांग का बढ़ना। दूसरा कारक इसमें क्या है? जलवायु, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि कहीं पे अत्यधिक ठंड है और कहीं पे अत्यधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। जो क्षेत्र हमारे भूमध्य रेखा के पास होते हैं, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जो हमारे पोल्स हैं वहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ होती है। तो कई बार लोग सोचते हैं, जो गर्म प्रदेश के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि घूमने के लिए कहाँ पे चले? जहाँ पे ठंड है। और जो ठंड में रहने वाले लोग हैं वो सोचते हैं घूमने के लिए कहाँ चले? जहाँ पे जलवायु क्या है? बहुत अच्छी है, मतलब थोड़ी सी गर्म जलवायु है या सम जलवायु है, तो हम ऐसे क्षेत्र में घूम के आए। तो जलवायु भी हमारे क्या करती है? पर्यटन को बढ़ावा देती है, ठीक है। अभी जलवायु के बाद हमारा इसमें आ जाता है परिवहन। देखो पर्यटन की बात करेंगे तो परिवहन ऑटोमेटिकली इसमें आ ही जाता है, क्योंकि परिवहन में सुधार होने के कारण इसने पर्यटन को क्या दिया है? बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें कारण आ जाता है वो है भूदृश्य, मतलब हमारी प्रकृति के जो मनोरम दृश्य है, ठीक है ना। हमारे जो भूदृश्य है जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन एरिया है, हमारे पास डेजर्ट एरिया है, कोस्टल एरियाज है, ठीक है। तो हमारे जो पृथ्वी के जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, ठीक है, उस प्रकृति का जो दृश्य है उस चीज को देखने के लिए भी हम क्या करते हैं? पर्यटन करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है इतिहास एवं कला। देखो किसी भी जगह का इतिहास है वो उस जगह की जो भौगोलिक स्थिति है उसको प्रभावित करता है, क्योंकि उस ऐतिहासिक काल में उसी काल की कला जो है उसका क्या हुआ था? डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था। अभी विदेशों से लोग भारत में क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही ज्यादा एनरिच है, ठीक है। लोग यहाँ पे आते हैं हमारी कला देखने के लिए, हमारी संस्कृति देखने के लिए। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, ठीक है। तो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा विविध है। अगर हम भौगोलिक स्वरूप से देखें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया में भौगोलिक स्वरूप जो है
मतलब लगभग सही सभी है, हमारे पास माउंटेनियस रीजन भी है, हमारे पास प्लेन एरिया भी है, हमारे यहाँ पे डेजर्ट एरिया भी है, हमारे यहाँ पे प्लेट्यू रीजन भी है, हमारे यहाँ पे कोस्टल रीजन भी है और हमारे यहाँ पे आइलैंड ग्रुप्स भी है। तो मतलब जितने भी फिजिकल फीचर है वो लगभग सभी के सभी इंडिया में है। हमारा इतिहास है वो भी बहुत ज़्यादा रिच है और हमारी जो कला है भारत की वो भी बहुत ज़्यादा एनरिच है। हमारी संस्कृति को अभी देखो लेह लद्दाख, लद्दाख जो है वो बौद्धिस्ट के जो गोम्पाज वहाँ पे बने हुए हैं उनके लिए फेमस है, ठीक है ना। एक वो ऊंचाई का एरिया, एक दूसरी तरीके से वो एक कोल्ड डेजर्ट एरिया है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं। जम्मू कश्मीर जाते हैं लोग घूमने के लिए, ठीक है। लोग ताजमहल देखने के लिए आते हैं, रेड फोर्ट देखने के लिए आते हैं, हमारे जितने भी साउथ इंडिया के जितने भी मंदिर वगैरह है, ठीक है। तो उसमें जो हमारी कला लगी हुई है, जो कलाकृति है, जो हमारा इतिहास है, वो हमारे इतिहास को प्रदर्शित करते हैं। तो लोग उन चीजों को देखने के लिए क्या करते हैं, पर्यटन करते हैं। तो ये हमारा हो गया पर्यटन, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा एक चीज और आ जाती है हमारे पर्यटन में, वो है चिकित्सा पर्यटन। देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रही है, यहाँ पे चिकित्सा हो रही है, ठीक है ना। चिकित्सा पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन का मतलब है लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, मतलब अपनी चिकित्सा के लिए, अपना इलाज कराने के लिए जब वो दूसरे देशों में जाते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, चिकित्सा पर्यटन कहेंगे। अभी देखो जो चिकित्सा पर्यटन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो 2005 में, ठीक है ना, यूएसए से 55,000 लोग जो है वो भारत में चिकित्सा पर्यटन के रूप में आए थे अपना इलाज कराने के लिए, ठीक है। देखो हमारा भारत का जो हेल्थ सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। हमारे यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स वगैरह जो है उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारी जो क्वालिटी है चिकित्सा की वो भी बहुत ज़्यादा उसमें सुधार होता जा रहा है और भारत जो है वो दूसरे देशों को अपनी चिकित्सा जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये हो गया हमारा चिकित्सा पर्यटन। इसके बाद हमारा आ जाता है सेवाएं, क्योंकि तृतीयक जो हमारा क्षेत्र है वो किस से बिलोंग करता है, सेवाओं से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तृतीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। अभी सेवाओं में क्या आ जाता है, हमारे जितने भी दोनों सेक्टर है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, तो तृतीयक क्षेत्र उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेवाएं प्रोवाइड कर रहा है। जैसे परिवहन भी हमारा सेवाओं में आ गया, ठीक है, डॉक्टर है, टीचर्स है, या जो धोबी है, ठीक है, मतलब जो भी लोग, जो जितने भी लोग सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं तो वो किसी न किसी तरह से अपनी सेवा जो है वो दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हैं और बदले में उन्हें क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, इनकम मिल रही है। तो ये हमारा किस में आ गया, सेवाओं में। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, उसको अपनी सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। बैंकिंग हमारा सिस्टम वगैरह है तो वो भी क्या है, एक तरह की सेवा ही है जो हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस